ससुराल की बात आती है तो हम सिर्फ सास का ही जिक्र करते रहते हैं, जबकि सास और ससुर मिलके हमारा ससुराल पूरा होता है। हाँ, माना सास का रुतबा ज़्यादा होता है, लेकिन ससुर भी तो एक वो खांबा है जिसके बिना ससुराल का घर अधूरा है। लेकिन कई घरों में ससुर का मान बस एक फर्नीचर जितना ही होता है। कुछ ऐसा ही हाल है सुशीला के घर में भी। अरे कविता बहू, ज़रा एक कप चाय बना देना तो। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। और सुन, अदरक ज़्यादा डालना, ठीक है? जी माँ जी। ओ सुनो सुशीला, एक कप मेरे लिए भी कह देना चाय बहू से। अरे आप खुद भी तो कह सकते हैं ना, हमारी ही बहू है, पड़ोसी की तो नहीं है। कविता बहू, एक कप बाबूजी के लिए भी चाय रख देना। जी माँ जी। आपको कितनी बार कहा है कि आप बोलना सीखिए। जब देखो कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहते रहते हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा? कल को मैं नहीं रही तो आप क्या करेंगे? ये बहू है तो आपकी एक नहीं सुनेगी। तुम कहाँ जाने वाली हो? अरे भाई, मुझे सास बनने की क्या ज़रूरत है, तुम हो ना। और किसी की नहीं, तुम्हारी तो मानती है ना बहुआ, इतना ही काफ़ी है। काफ़ी नहीं है? आप समझ क्यों नहीं रहे? घर में खुद का रुतबा होना ज़रूरी होता है, नहीं तो आजकल के बच्चे आपकी कदर नहीं करते। मैं भी बुरी सास नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इन पर नज़र ना रखूँ ना तो ये तो मुझे बेच के खा जाएंगी, समझे आप? इसलिए कहती हूँ आप भी थोड़ा बहुओं पर कंट्रोल कीजिए। वो दोनों आपको एकदम शांत समझती है, उन्हें पता है आप तो कुछ कहेंगे नहीं। मैं तो भाई ऐसे ही ठीक हूँ। आए क्या चेंगे, चल हम पार्क में चलते हैं, मैं तुझे झूले भी खिला लाता हूँ। ठीक है दादाजी। सुशीला कई बार अपने पति से कहती थी कि उन्हें थोड़ा घर में ध्यान देना चाहिए, गृहस्थी को अपने हाथ में लेना चाहिए, पर मोहनदास इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते थे और इन सब से दूर ही रहते थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ भी माँ पर असर नहीं कर रही है। हमने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी दवा माँ पर असर नहीं कर रही। अब मेरा वक्त हो चला है बेटा, अब कोई भी दवा मुझ पर असर नहीं करेगी। ऐसा मत कहो सुशीला, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? वो तो है जी, मेरे बिना पता नहीं आपका क्या होगा। रवि, अर्जुन, मेरे जाने के बाद अपने बाबूजी का ध्यान रखना तुम दोनों। तुम्हें पता है ना कितने सीधे हैं ये, कुछ चाहिए होगा तो भी नहीं कहेंगे। कविता, लीना, तुम दोनों भी इनका ध्यान रखना। माँ तुम चिंता मत करो, हम है ना। माँ ऐसी बातें मत करो। सुशीला की बीमारी ठीक नहीं हो सकी और थोड़े ही दिनों में उसकी मौत हो गई। सुशीला की मौत के बाद मोहनदास बिल्कुल अकेला सा हो गया था। उसे हर वक्त सुशीला की कमी खटक रही थी और दूसरी तरफ उसकी बहुओं का डर भी चला गया था, क्योंकि अब उनकी सास जो नहीं थी। भाभी, मैं क्या कह रही थी, आज शाम को फिल्म देखने चलते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलते हैं ना। आप कौन सी किसी से इजाज़त लेनी है हमें? पर बाबूजी वो। अरे बाबूजी क्या कहेंगे, उन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। हाँ वो तो है, वो तो पूरा दिन वैसे भी कमरे में ही पड़े रहते हैं, कुछ कहते भी नहीं। हाँ, और ना अपने पतियों को भी वहीं बुला लेंगे, मज़ा आएगा। चिंकी तो वैसे भी शाम को ट्यूशन चली जाएगी, देर से आएगी। सुशीला के जाने के बाद दोनों बहुएं जैसे आज़ाद हो गई थी। उन्हें ना तो अब किसी का डर था और ना ही किसी की परवाह। और मोहनदास को तो वैसे ही कोई पूछता नहीं था। शाम होते ही कविता और लीना तैयार होकर नीचे आ गई। बाबूजी, हम जा रहे हैं फिल्म देखने, आपका खाना टेबल पर रखा है, खा लीजिएगा। और हाँ, हमें ना रात को आने में देरी हो जाएगी तो आप सो जाइएगा और चिंकी को भी सुला दीजिएगा। ठीक है। अच्छा बाबूजी, शाम को नौकरानी भी आएगी बर्तन करने, तो उससे अच्छे से काम करवा कर बर्तन रख दीजिएगा, ठीक है? हम अभी चलते हैं, फिल्म के लिए देर हो जाएगी ना हमें। कविता और लीना जितना अपनी सास का ध्यान रखती थी उतना मोहनदास का बिल्कुल नहीं रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था उनके ससुर कभी उनसे कुछ नहीं कहेंगे। और अब तो उनके दोनों बेटे भी उन्हें हल्के में लेने लगे थे। कविता, ये लो पैसे, महीने का खर्च बाबूजी को दे देना। पहले तो माँ ही संभालती थी सब कुछ, अब पैसे बाबूजी को दे देना, ठीक है?
अरे बाबूजी क्या करेंगे पैसों का? उन्हें कौन सा कुछ पता है कि क्या करना है। वो तो माँ जी थी, तब तक वो सब कुछ संभालती थी। अब ना ये पैसे हम ही रखते हैं। हाँ भैया, भाभी ठीक ही कह रही हैं। बाबूजी का तो आपको पता ही है, उन्हें किसी चीज़ का ना तो भाव पता है, ना उन्होंने कभी घर को चलाया है। उन्हें कुछ नहीं पता लगने वाला। उन्हें थोड़े से पैसे दे दीजिएगा उनके खर्चे के लिए, वो उसी में खुश हो जाएंगे। हाँ, माँ जी को हर बात की पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्हें हर महीने घर खर्च देना पड़ता था, क्योंकि वही तो सब कुछ देखती थी। पर अब हमें कुछ भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। मोहनदास के बेटे भी अपने बाबूजी को उतनी इज्जत नहीं देते थे जितनी वो अपनी माँ को देते थे। अब तो मोहनदास को किसी ने पूछना भी छोड़ दिया था। अरे आज तो सुबह से किसी ने चाय भी नहीं पूछी। कहाँ रह गए सब? बाहर जाकर कहता हूँ। अरे सब कहाँ गए हैं? कविता बहू, लीना बहू। दादाजी घर पे कोई नहीं है। माँ और चाची अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई है शॉपिंग करने। तो तुझे नहीं लेके गए साथ में? नहीं दादाजी, आजकल माँ जब देखो बाहर ही घूमती रहती है। मैं ना अभी अपने ट्यूशन जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। जी दादाजी। पता नहीं क्या हो गया है बहू को। आजकल जब देखो बाहर ही होती है, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता। सुशीला होती थी तो सब कुछ हाथ में मिल जाता था। अब तो एक कप चाय को भी तरस गया हूँ। चलो खुद ही बना लेता हूँ। मोहनदास की हालत घर में रखे फर्नीचर से कम नहीं थी। उसकी पत्नी जब तक थी तब तक उसे किसी बात का एहसास नहीं था, लेकिन जब से सुशीला गई थी उसके बाद से उसे हर चीज़ के लिए अपनी बहुओं को बोलना पड़ता था, और वो भी मोहनदास की बात को सुन के भी अनसुना कर देती थी। कविता बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मेरे लिए दाल चावल बना देना, मैं वही खाऊंगा। ठीक है। मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। दाल चावल बन जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है। मोहनदास अपने कमरे में आराम करने चला जाता है और उसे काफ़ी देर हो जाती है, पर ना ही कविता ने और ना ही लीना ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। अरे इतनी देर हो गई अभी तक, दोनों बहुओं में से किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया। मैं ही बाहर जाकर देख लेता हूँ। ये कविता बहू तो फ़ोन पे लगी हुई है और अभी तक उसने दाल चावल भी नहीं बनाया। मैंने कहा था मुझे आज दाल चावल खाना है। लीना बहू से कह देता हूँ। मोहनदास लीना के पास आता है तो वो टीवी देख रही थी। अरे लीना बहू, ज़रा वो। अरे बाबूजी अभी कुछ मत कीजिए, अभी ना मेरा फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है। और बहू मैं ये कह रहा था कि। अरे बाबूजी कहा ना अभी कुछ नहीं, जो भी चाहिए खुद ले लीजिए रसोई से। मोहनदास निराश होकर अपने कमरे में आ जाता है। आज उसे सुशीला की बहुत याद आ रही थी। वो सुशीला की फ़ोटो हाथ में लेता है और रोने लगता है, और सुशीला की फ़ोटो से ही बातें करने लगता है। तुम सच्ची कहती थी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। अब देख लो मेरा क्या हाल हो रहा है। जब तक तुम थी तब तक मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि तुम बिना कहे समझ जाती थी। पर अब मैं अकेला और लाचार हो गया हूँ सुशीला। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और गृहस्थी पर थोड़ा ध्यान दिया होता, तो आज हमारे बेटे और बहू मेरी भी उतनी ही परवाह करते। काश तुमसे पहले मैं चला जाता इस दुनिया से। मोहनदास अपने कमरे में आकर आंसू बहाता है, लेकिन अब उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। शायद मोहनदास ने अपनी बहुओं को और बेटों को ये एहसास करवा दिया था कि वो लोग कुछ भी करें, पर मोहनदास उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, और इसी चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठा रहे थे। अपनी पत्नी सुशीला के जाने के बाद मोहनदास बहुत अकेला पड़ गया था। उसने आज तक ना कभी अपनी बहुओं से कुछ कहा था और ना ही उनसे कभी कोई सवाल किया था, जिस वजह से सास के जाने के बाद दोनों बहुएं अपने ससुर को हल्के में लेने लगी। ना तो वो उनकी इज्जत करती थी और ना ही उनका ध्यान रखती थी। अब तो मोहनदास को खाने के लिए भी 10 बार बहुओं को कहना पड़ता था। दादाजी आप क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं बेटा, तेरी दादी की तस्वीर के साथ बात कर रहा हूँ। दादाजी आप दादी को बहुत याद करते हैं ना? हाँ बेटा, बहुत से भी ज़्यादा।
उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सोचता हूँ कभी कभी काश वो मुझे भी अपने साथ ले गई होती तो अच्छा था। यहाँ तो मैं जैसे कमज़ोर सा पड़ गया हूँ उसके बिना। दादाजी, आपको पता है दादी ना मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, मैं आपको सुनाऊं? हाँ हाँ, सुना बिटिया। दादी बताती थी कि एक जंगल में जब जंगल का राजा शेर मर गया तो सारे जानवर अपनी मनमानी करने लगे। तब उस वक्त जंगल को बचाने के लिए बंदर ने सोचा कि अब उसे ही जंगल का राजा बनना पड़ेगा। अरे बंदर कैसे शेर बन के जंगल पे राज कर सकता है? वही तो दादाजी, बंदर को शेर की दहाड़ निकालनी आती थी। उसने जैसे ही दहाड़ा कि सारे जानवर सीधे पटरी पे आ गए। ज़रूरी नहीं कि आप शेर ही हो, अगर आपको दहाड़ करनी आती है तो आप जंगल पे राज कर सकते हो। सारे जानवर लाइन पे आ जाएंगे। कुछ समझे दादाजी? बहुत अच्छे से समझ गया चिंकी। अब मुझे पता चला कि तेरी दादी ने तुझे ये कहानी क्यों सुनाई थी, जिससे ये कहानी तू मुझे सुना सके। तो दादाजी, अब वक्त आ गया है कि आप जंगल को संभाल लें और अपनी दहाड़ सबको दिखाएं, जिससे आपसे ना डरने वाले भी आपकी दहाड़ को सुने और उन्हें पता चल जाए कि अब राजा वापस आ गया है। चिंकी ने मोहनदास को बहुत प्रेरणा दी और मोहनदास को अब ये समझ में आ गया कि उसे अपने लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो यूं ही घुट घुट कर रह जाएगा। उसी रात जब उसके दोनों बेटे रात को दुकान से वापस आए, तब मोहनदास भी बाहर सबके साथ खाना खाने बाहर आया। आइए आइए बाबूजी, आइए। आज बहुत दिनों बाद आप हमारे साथ खाना खाने बाहर आए हैं। हाँ, मैंने सोचा तुम दोनों के साथ खाना भी खा लूँ और घर खर्च भी ले लूँ और पूछ भी लूँ कि दुकान कैसी चल रही है। अरे बाबूजी, आप क्या करेंगे दुकान के बारे में जान के? हम दोनों है ना, हम सब संभाल रहे हैं अच्छे से। और घर खर्च के बारे में आपको पता नहीं चलेगा बाबूजी, वो आप हम दोनों पर छोड़ दीजिए, ठीक है? बात ही तब और बात थी, पर अब तो। और अब क्या मैं मर गया हूँ कि तुम लोग सब अनाथ हो गए हो? रवि, जरा बताना ये दुकान किसके नाम पर है? मोहनदास शर्मा के नाम पे है ये दुकान। जो मैं हूँ, समझे? इस दुकान को बनाने में मैंने अपने कई साल दिए हैं, मेहनत की है। तुम दोनों आज इस दुकान को चला रहे हो तो वो मेरी बदौलत, और मुझे ज्ञान दे रहे हो तुम दोनों। नहीं नहीं, वो बाबूजी, हम तो। मैंने सारी जिम्मेदारी सुशीला को दी थी क्योंकि वो गृहस्थी अच्छे से चला सके, पर क्योंकि अब वो नहीं है इसलिए मैं इस घर का बड़ा हूँ और आज से मुझे दुकान की और घर की सारी जानकारी चाहिए। कब क्या खर्चा होता है, किसने क्या क्या लिया है, सब कुछ। पर वो बाबूजी। हाँ, तुम्हें भी कुछ कहना है क्या कविता बहू? मैंने और क्या बनाया है? दाल ऐसी पानी जैसी। सुशीला होती तो थाली फेंक चुकी होती। तुम दोनों की सास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ससुर भी मर गया है। मैं अभी ठीक कर लेती हूँ ना दाल बाबूजी। और लीना बहू, तुम आजकल मैंने देखा है कि तुम्हारा ध्यान बस टीवी में ज़्यादा रहता है। ये घर है, यहाँ काम भी होता है। टीवी देखो पर समय से, काम खत्म करने के बाद, ठीक है? जी जी बाबूजी, हाँ आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ ले आओ दुकान की फाइल। मुझे देखना है कितना कितना खर्चा हुआ है और कहाँ कहाँ, और अगले महीने से मुझे घर खर्च हाथ में चाहिए, ठीक है? जी बाबूजी। मैं फाइल ले आता हूँ ना दुकान की। आज मोहनदास ने उनके बच्चों को पहली बार एहसास करवाया कि वो घर का बड़ा है और उसकी भी उतनी ही इज्जत घर में होनी चाहिए। पर शायद उनके बच्चे अभी भी उन्हें ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही है इस वक्त? अरे तुझे बताया तो था, आज मेरी किटी पार्टी है सहेलियों के साथ, बस वहीं जा रही हूँ। अरे पर बाबूजी ने पूछ लिया आपके बारे में तो क्या कहेंगे? बाबूजी ने तो आज तक कुछ कहा नहीं। कहा है क्या बाहर जाने के लिए जो आज कहेंगे? कल देखा नहीं है आपने रात को कैसे उन्होंने सबको डांटा? अरे ये बस कल रात को ना उन्हें आ गया होगा थोड़ा सा जोश, इसलिए गुस्सा निकाल दिया। सुबह से देख लो अपने कमरे में वैसे ही है जैसे रोज होते हैं। अरे कुछ ही नहीं कहने वाले। मैं तो कहती हूँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप मत जाइए ना। अरे कुछ नहीं होता, मैं कहती हूँ ना, तो भी चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मुझे आज कुछ काम है, आप जाइए। ठीक है, मैं तो चली। कविता मोहनदास को बिना बताए अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली गई
और जब रात को घर आई तब मोहनदास गुस्से में सारे परिवार के सामने खड़ा था और कविता दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसने जब देखा कि सब लोग खामोशी से खड़े हैं और मोहनदास बहुत गुस्से में है तो उसके पसीने छूटने लगे। कहाँ गई थी कविता बहू? वो बाबूजी मैं तो क्या? लगता है रवि तेरी पत्नी को बहुत घूमने का शौक है, आए दिन घर से बाहर ही रहती है। तुम कहो बहू तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके ही भेज देता हूँ, ससुराल से बाहर। वहाँ तुम्हारे माता पिता के साथ रहोगी तो शायद तुम्हें अकल आ जाएगी। कविता, तुम चिंकी को छोड़ के घर का काम छोड़कर पूरा दिन घूमती रहती हो और तुम बाबूजी को बिना बताए चली गई। ये कैसा बर्ताव है? मैंने आज तक तुम दोनों से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि सुशीला तुम दोनों के साथ ज़्यादा सख्त है तो मैं थोड़ा सा शांत रहता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे हल्के में ले लिया। तुम्हें लगता है कि बाबूजी को क्या बताना, उनसे क्या पूछना, उन्हें तो किसी बात का पता नहीं चलता है ना? यही सोचते हो ना तुम सब? नहीं बाबूजी, वो अब एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो। आज के बाद कोई भी कहीं भी मुझसे बिना पूछे नहीं जाएगा। जो भी कुछ होगा मुझसे पूछ कर होगा। ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। सुशीला और मैंने इस घर को, इस परिवार को बनाने में बहुत मेहनत और पसीना बहाया है और तुम लोग उसके जाने के बाद जैसे मर्जी आए वैसा बर्ताव करने लगे। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं होने ही नहीं दूंगा अब ऐसी गलतियां दोबारा। अब ये समझ लो कि तुम्हारी सास वापस आ गई है। जी बाबूजी, हम समझ गए। हमसे आज तक जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, हम सब बहुत शर्मिंदा है सच में। आज के बाद इस घर में वही होगा बाबूजी जैसा आप चाहेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। हाँ बाबूजी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अब सब लोग जाओ अपने अपने कमरे में, बहुत रात हो गई है। मोहनदास के इस कदम के बाद उसकी बेटी और बहू सब लोग सीधे हो गए। अब वो कुछ भी करने से पहले मोहनदास की सलाह लिया करते थे। बाबूजी ये लीजिए, चाय अदरक वाली है। अच्छी है। बाबूजी वो मैं आज अपने मायके जा सकती हूँ? शाम तक लौट आऊँगी पक्का। ठीक है, रवि को भी बता देना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी आज खाने में क्या बनाओ? कढ़ी चावल बना दे बहू, बहुत दिनों से नहीं खाया। ठीक है बाबूजी। बाबूजी ये लीजिए, सारे महीने की दुकान की कमाई आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, मैं गिन के शाम को बैंक में जमा करवाऊंगा। बाबूजी ये देखिए, ये मशीन, ये हम दुकान के लिए ले लें क्या? हाँ अच्छी लग रही है, ले लो। सबके जाने के बाद जब चिंकी आती है, वाह मेरे जंगल की राजा शेर। आजा मेरी चुहिया, तू भी तो शेरनी है। भारत के ज्यादातर घरों की बहुओं का वक्त किचन में ही बीतता है। सच है ना? ये गर्मा गर्म खाना परिवार को खिलाने के चक्कर में बेचारी कई बार ठंडा खाना खाती है। यही नहीं, कई बहुएं तो सुबह बिस्तर से उठती तो सीधा रात को ही कमर सीधी करने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर किसी की सास सारा दिन मगरमच्छ की तरह एक खाट में बैठी रहे तो उसे देख बहू के मन में क्या चलेगा, खुद ही देखिए। अरे सुहानी बहू कहाँ है? चाय पीने का मन कर रहा है, जरा लाना तो मलाई मार के एक कप। जी माँ जी, अभी लाती हूँ गर्मा गर्म मलाई मारकर प्योर दूध वाली चाय। हाँ चढ़ा दे चूल्हे पर, और हाँ बेसन घोल के रख देना। बारिश का मौसम बन रहा है, जैसे ही बरखा रानी बरसे ना बना देना प्याज आलू के पकौड़े। जी माँ जी। ये बोलकर बहू चली तो जाती है, लेकिन जाते जाते सोचती है, भाई जिंदगी हो तो ऐसी, सारा दिन खाट के मजे, बैठे बैठे जो मर्जी वो खाओ, जब मर्जी तब सो, ना किसी के खाने की चिंता ना खिलाने की। तभी लाइट चली जाती है। सुहानी परेशान हो जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे सुहानी, जरा मोमबत्ती तो लगा दे मेरे कमरे में, और फोन देना जरा। सुहानी मोमबत्ती और फोन देकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में ही घर फिर बिजली से जगमगा जाता है।
अरे सुहानी बहू, एक गिलास पानी तो दे दे। वो पानी लेकर सास के पास जाती है। माँ जी क्या बात है, बार बार आप पानी मांगती है? इतनी प्यास लगती है तो यहीं जग भर कर क्यों नहीं रख लेती हैं आप? अरे बेटा क्या बोलूं। अच्छा चल जा और देख घर में कितने गद्दे और रजाइयां हैं। शाम को बुआ का परिवार आ रहा है, 6 लोग हैं वो कुल। कहीं सोने और रहने में कोई कमी ना रह जाए। जी माँ जी, पर घर में तो कुछ भी सामान नहीं है। लिस्ट बनाकर दे दे चल। ओहो, वो भी मैं ही करूं। काश काश भगवान मैं इनकी जगह होती। सारा दिन सेठ की तरह ऑर्डर ही देती रहती, पानी लाओ, चाय लाओ, पकोड़े बनाओ। हाय रे, कब मैं सास बनूंगी? ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। अब तो हर बात पर सुहानी भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह भगवान बस अब मुझे सास बना दो। कहते हैं ना कि सारा दिन किसी बात को कहते रहो तो एक वक्त आ जाता है जब जुबान पर सरस्वती जी बैठी होती हैं। अगले दिन ये क्या, उस चौकी में बैठी होती है सुहानी, जो कि अब सास के रूप में है, और सास बन गई है बहू। सुहानी मन ही मन कहती है, अरे वाह भाई वाह, क्या खाट है ये, सामने से सीधी हवा मुंह पर। आय हाय, चलो जरा रौब भी आजमा लेते हैं। अरे चाय पीने का मन है, जरा मलाई मार कर देना 1 कप। सास सामने से चाय लेकर आ जाती है। ये लीजिए। सुहानी खुशी खुशी चाय पीती है, लेकिन ये क्या, मलाई से तो उसे परेशानी हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा पेट इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? हे भगवान, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे कैसे बहू बनकर मैं तितली की तरह उड़ा करती थी, सास बनकर तो बर्फ की तरह जम सी गई हूँ। तभी वहां सास जो बहू होती है वो आ जाती है। अरे माँ जी, वो घर में गैस खत्म हो गई है, खाना कैसे बनाऊं? मैं कैसे बताऊंगी कैसे बनाऊं? और कोई नहीं जानता क्या कि गैस को कैसे भरा जाता है? अरे आप ही तो इस घर में पिछले 40 साल से गैस भरवा रही हैं ना। किसी को तो ये भी नहीं पता कि कैसे घर में सिलेंडर भरते हैं। अच्छा रुको, देखती हूँ। अरे ये तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। कैसे सासू माँ डेट याद रखती थी कि कब रसोई घर की गैस भरनी है। तभी सुहानी को चक्कर आने लगते हैं। वो समझ नहीं पाती है कि हुआ क्या। उसके सामने एक पैकेट रखा होता है जिसमें लिखा होता है चक्कर आने पर। अरे पानी लाओ जल्दी। सास पानी लेकर आ जाती है। क्या आप भी जब देखो तब पानी मंगाती रहती है? अरे जग भर कर अपने पास क्यों नहीं रख लेती? सुहानी को अब समझ आता है कि दवाई को केवल ताजे पानी के साथ ही खाना है। वो चुप हो जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। अरे अब ये क्या सियापा है? अरे आपने बिजली का बिल नहीं भरा, फोन तो आपके पास ही है। सुहानी तो अब सास बनकर भी परेशान है। अरे अब ये मम्मी जी और क्या क्या करती थी। अरे आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आप तो जानती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि रसोई में कौन सा सामान खत्म हो रहा है, काम वाली को कितने पैसे कहाँ से देने हैं, रसोई गैस से लेकर पानी, बिजली और हाँ इंश्योरेंस की किस्त, सब कुछ। सुहानी बीच में ही रोक देती है। अरे बस बस, मैं तो बहू ही ठीक थी। उठो, खाना बनाओ, खिलाओ और सो जाओ। चिंता तो नहीं थी। हे भगवान, मुझे बहू ही बना दो। रुचि एक खुले विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी सतीश से होती है। शहर में दोनों अपना मकान ले लेते हैं। एक दिन, रुचि, पापा की रिटायरमेंट हो गई है, अब से वो लोग हमारे साथ ही रहेंगे। कल वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं उन लोगों का कमरा ठीक करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद रुचि अपनी माँ से फोन पर बात करती है। क्या करूं माँ, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, कल से आ जाएंगे मेरे सर पर। अब देख कर पहनो, बता कर जाओ, टाइम से 3 वक्त का खाना। अरे मैं तो नौकरानी बन जाऊंगी। अरे बेटा, नौकरानी रख ले सारे वक्त के लिए, और छोटे वाले कमरे में रख लेना उसे भी। हाँ माँ, ये तुम ठीक कहती हो। अगले दिन रुचि के सास ससुर आ जाते हैं।
अब लग रहा है परिवार में आ गई। सारा दिन वहां अकेले रह रहकर अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ तुम दोनों और पोते के साथ जिंदगी आराम से कट जाएगी। जी, रुचि रुखे से जवाब देने के बाद वहां से चली जाती है। रुचि का रूखा व्यवहार वहां खड़ी काम वाली लक्ष्मी भी देखती है, जिसे रुचि ने अब घर के सारे काम के लिए रखा था। सास को थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन, सुनो सतीश, तुम्हारे पापा तंबाकू खाते हैं। वो उसका कचरा जहां मर्जी वहां फेंक देते हैं। अब रोहन भी छोटा है, कहीं उसे भी ऐसी गंदी आदत ना पड़ जाए। अरे वो तो पापा काफी वक्त से खा रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, पापा से इस बारे में बात कर लूंगा। पापा, वो आप तंबाकू अकेले में खाया करिए, कहीं रोहन को भी आदत ना पड़ जाए। पापा को सतीश की बात से परेशानी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक दिन रुचि घर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, ये क्या तरीका है? रोहन ने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? मैं घर में नहीं थी तो क्या किसी को इतना भी नहीं हुआ कि वो मेरे बेटे को खाना खिला दे? बेटा, मैंने काफी कोशिश की, उसके पीछे पीछे खाना लेकर लगी भी रही, लेकिन उसने सिर्फ एक ही रोटी खाई। रहने दीजिए माँ, मैं तो आपसे कुछ कह भी नहीं रही हूँ। बेमतलब सफाई मत दीजिए। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? अपनी सास से ऐसे बातें करते हैं क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। रुचि वहां से चली जाती है। शाम को, यार मैं रोहन को लेकर काफी परेशान हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो माँ पापा उसे खाना भी नहीं खिला सकते हैं क्या? अरे तो तुम बोल देती, क्यों नहीं खिला देते? जरूर खिला देते। मुझे भी तो माँ ने ही बड़ा किया है ना। तुम्हारी बात अलग थी जी, तुम बेटे थे, लेकिन वो पोता है। मैंने माँ से कहा तो बोली क्या करूं, खाता ही नहीं है। फिर मैंने लक्ष्मी से पूछा तो वो कह रही थी कि सारा दिन दोनों बुढ़ा बुढ़ी फोन पर लगे रहते हैं। अब हाँ माँ, खाना तो खिला ही सकती है रोहन को। मैं बात करता हूँ। माँ, कल रोहन ने कुछ नहीं खाया, आप उसे कुछ खिला देती ना। ससुर जो पास बैठकर रोहन को पढ़ा रहे थे वो बोल पड़ते हैं। रोहन, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या क्या नहीं बर्दाश्त हो रहा पापा? बेटा, हमें लग रहा है बहू को हमारा घर आना अच्छा नहीं लगा। कैसी बात कर रही हो माँ? मुझे रुचि ने आज तक आप लोगों के खिलाफ एक बात भी नहीं की। उसने तो पहली बार में ही खुशी से कहा था कि वो आप लोगों का कमरा तैयार कर रही है। सास ससुर चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। पहले तो सतीश ऑफिस से आकर माँ के कमरे में जाता था, उन लोगों के पास बैठता, बातें करता, लेकिन धीरे धीरे उसने अब उन लोगों के कमरे में जाना भी बंद कर दिया। एक दिन लक्ष्मी सास से कहती है, अरे आंटी जी, आप ना अपने कपड़े खुद धो लिया करो, मेरे पास बहुत काम रहता है। फिर एक दिन लक्ष्मी सास से कहती है, अरे आंटी जी, आप चाय बनाकर पी लिया करो अपने लिए, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, ना ही भाभी जी पीती है। 2 टाइम चाय तो मैं बना नहीं पाऊंगी। हाँ। तभी वहां ससुर आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्यों? चाय बनाने में कितना समय लगता है? आखिर तुम पूरे घर का काम करती हो, हम दोनों के लिए चाय नहीं बना सकती? लक्ष्मी रुचि के पास जाती है। दीदी, आपकी ससुर तो बोलने में बड़े तेज है। मैं काम कर रही थी, मैंने कहा मैं चाय नहीं बना पाऊंगी, आंटी जी चाय बना ले, लेकिन वो नहीं माने, बोले तुम ही चाय बनाओ। अब दीदी, ऐसे में मैं कैसे काम करूंगी? शाम को रुचि सतीश से कहती है, देखो सतीश, मैं तंग आ गई हूँ। आज पापा ने लक्ष्मी को कितनी बातें सुना दी। वो जाने को कह रही है। अब मुझसे तो घर का काम होने से रहा। पता नहीं पापा इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं। सतीश बिना कुछ कहे पापा के कमरे में जाता है। पापा, पापा, आपने तो आज हद ही कर दी। लक्ष्मी तक से लड़ गए आप। हुआ क्या है आपको पापा? ऐसे तो साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू हम लोगों को अब वापस जाने की इजाजत दे दे। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा जहाँ नौकरानी के लिए बेटा पिता को डांटे। पापा, आप बात को घुमा रहे हैं।
तभी वहाँ रोहन आ जाता है। पापा, मैं भी दादा दादी के साथ जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, हर बेटे को अपने मम्मी पापा के पास ही रहना होता है। तो फिर पापा आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? सतीश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पिता से माफी मांगता है और रुचि से कहता है, देखो रुचि, ये मेरे मम्मी पापा का घर है। मैं ना उन लोगों के बिना रह सकता हूँ और ना ही रहना चाहता हूँ। तुम अपना बता दो। बेचारी रुचि करती और कहती भी क्या, खेल खराब होने के डर से चुपचाप मुंह नीचे कर वहां से चली जाती है। वैसे तो राधा बहन की बहू दिव्या में कोई कमी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो एक नकलची लड़की थी। अरे दिव्या, मैं मंदिर जा रही हूँ, आज गुरुवार है ना बहू, इसलिए। दिव्या हाथ में थाली लेकर आती है। हाँ हाँ मम्मी जी, चलिए जल्दी, वरना भगवान जी नाराज हो जाएंगी। अरे तू कहाँ चली है मम्मी जी? तू कब से गुरुवार की पूजा करने लगी? हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। कल ही मैंने सपने में ना शिव जी को देखा था। शिव जी ने सपने में आकर मुझसे कहा, तो मैंने आज उनका व्रत रख लिया। अरे नकलची, गुरुवार शिव जी का नहीं, विष्णु जी का व्रत होता है। मम्मी जी, आपने वो सुना नहीं क्या? अब ऐसा क्या सुन लिया तूने जो मैंने नहीं सुना? मम्मी जी, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो मम्मी जी, सब शिव का ही रूप है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। हे भगवान, चल चल मंदिर ही चल, ये राग मत आलाप। हाँ माँ जी, अध्यात्म में मेरी काफी रुचि है, चलिए। एक दिन दिव्या सास को किसी से बात करते सुन लेती है। हाँ, रंजू बहन की बहू तो सच में काफी स्टाइलिश है। क्या कपड़े होते हैं, एक से बढ़कर एक। साड़ियाँ और ब्लाउज भी घर पर खुद ही सिलती है, वो भी एक से बढ़कर एक। थोड़ी ही देर में दिव्या सास के पास आती है। उसने कुछ अजीब से कपड़े पहने होते हैं। अरे दिव्या, ये क्या है? उफ, ये ओल्ड लेडी, ये पैंट है और ब्लाउज, ऊपर से साड़ी का पल्लू, नई ड्रेस है। फ्यूजन बोलते हैं इसे, लेकिन आप नहीं समझेंगी। अरे फ्यूजन की अम्मा, ये फ्यूजन नहीं, टोटल कन्फ्यूजन है। दिव्या सास की बात को इग्नोर करती है और आगे बढ़ जाती है। शाम को दिव्या का पति दिवाकर घर आता है। सभी खाना खा रहे होते हैं कि दिवाकर बोल पड़ता है, माँ, आज मेरी बॉस की बीवी ने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर भेजा था। मजा ही आ गया उनके हाथ का खाना खाकर। सास कुछ कहती है उससे पहले ही दिव्या बोल पड़ती है, अच्छा ऐसा क्या बनाया था उन्होंने खाने में? अरे कल मैं ही आपको लंच में वो बना दूंगी ना, सबके सामने वाहवाही हो जाएगी आपकी। दिव्या खाना बनाती भी है, पति को देती भी है, लेकिन वो खाना ऐसा होता है कि वो किसी के सामने लंच खोल भी नहीं पाए। लेकिन दिवाकर दिव्या का दिल न दुखे इसलिए उसे कुछ नहीं कहता। पर अब सास और पति दिवाकर ये सोच लेते हैं कि किसी भी तरह दिव्या की नकल करने की आदत को खत्म करना है। अगले दिन दिव्या के घर उसकी सहेलियां आती हैं। सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं कि दिव्या की सास उसी ड्रेस में वहां आ जाती है जो दिव्या ने पहनी थी, वही फ्यूजन वाली ड्रेस। दिव्या उन्हें देखकर हैरान परेशान हो जाती है। अरे माँ जी, ये क्या पहन लिया है? दिव्या की सास को देखकर उसकी सहेलियां हंसने लगती है। फ्यूजन कहते हैं बहू, इसे फ्यूजन है, तुम्ही ने तो बताया था। अरे आंटी, ये फ्यूजन नहीं है। दिव्या हताश हो जाती है। सच्ची टोटल कंफ्यूजन है ये तो। माँ जी, आप ना जरा कपड़े बदल लीजिए और वो खाना जो आपने बनाया है ना वो ले आइए ना। सास किचन में जाती है और अजीब अजीब से खाने को टेबल पर लगा देती है। ये कैसा खाना है भाई? करेले कच्चे से लग रहे हैं और ये दाल में दाल कहाँ है? पानी ही पानी है। अब दिव्या को समझते देर नहीं लगती कि उसकी नकल करने की आदत उसकी सास को भी लग चुकी है।
वो सास से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और आगे से कभी किसी की नकल न करने का आश्वासन देती है।